वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो ये वीडियो है हमारी पार्ट 4 ट्रांसक्रिप्शन पर बेस्ड, और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्प्लिट जीन्स के बारे में और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के बारे में। बेसिकली मैंने ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस को 4 पार्ट के अंदर डिस्कस करा है और ये लास्ट पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड जो है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्प्लिट जीन्स से। स्प्लिट जीन्स क्या है? ये स्प्लिट जीन्स ये आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 111 और पैराग्राफ 3 के अंदर दे रखा है, सेकंड लाइन के अंदर। तो स्प्लिट जीन्स क्या होती हैं? स्प्लिट जीन्स हमारी डिस्कवर करी गई पहली बार, शार्प एंड रॉबर्ट दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर करी। और ये जीन्स विच हैव एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स ड्यू टू द इंट्रॉन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्प्लिट इनटू द पार्ट्स। तो वो जीन जिनके पास एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों होते हैं उन्हें हम स्प्लिट जीन्स बोलते हैं। तो मतलब आता है यहाँ पे कि एक्सॉन्स क्या होते हैं, इंट्रॉन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ कि वो पार्ट जो कि फंक्शनल होता है, कोडिंग होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सॉन्स। और वो पार्ट जो कि किसी काम का नहीं है, नॉन फंक्शनल है, नॉन कोडिंग है, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो वो जीन्स जिनके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं उन्हें हम स्प्लिट जीन्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारे यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर मोस्ट ऑफ द जीन्स स्प्लिट जीन्स ही होती हैं। तो सवाल उठता है कि कुछ जीन्स ऐसी भी हैं जो स्प्लिट नहीं हैं। तो हाँ, इसका आंसर है यस। हिस्टोन और इंटरफेरॉन्स की जो जीन हैं वो हमारी स्प्लिट जीन्स नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मैं आपको बार बार ये बात बता दूँ कि मैं सिर्फ अब यूकैरियोट्स की बात करूँगा। जो प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन है वो एंड हो चुका है। यहाँ पर जितनी भी बात मैं कर रहा हूँ वो यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ हमारी एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते, और सिर्फ उसके अंदर कोडिंग पार्ट होता है जो कि एक्सॉन है। तो इसलिए तो वहाँ पर तो कहानी ख़त्म ही हो गई। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि क्या है स्प्लिट जीन्स और ये कैसे, इनका क्या फंक्शन है, कैसे ये वर्क करती हैं। तो ये हमारी सेगमेंट है एक डीएनए की जिसके अंदर एक्सॉन, इंट्रॉन्स, एक्सॉन ऐसे हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है। और एक्सॉन एक्सॉन मैं जैसा कि बता चुका हूँ, फंक्शनल कह दीजिए, कोडिंग कह दीजिए, वो पार्ट होता है जो कि हमारा कोड करता है अमाइनो एसिड के लिए। और जो हमारा इंट्रॉन्स हैं वो हमारे नॉन कोडिंग, नॉन फंक्शनल पार्ट होता है जो कि अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता। बेसिकली कोड कैसे करेगा? डीएनए कैसे कोड करेगा? प्रोटीन के लिए या अमाइनो एसिड के लिए? भाई डीएनए से जीन एक्सप्रेशन मैंने बताया था आपको, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन अल्टीमेटली बनेगा। तो डीएनए को एक्सप्रेस करने का तरीका ही क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमारा आरएनए बना। आरएनए के अंदर अब बेसिक सी बात है कि आरएनए किससे बन रहा है? डीएनए से बन रहा है। जब डीएनए के अंदर एक्सॉन, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स हैं तो ये सीक्वेंस आरएनए के अंदर भी तो आएगा। अब आरएनए के अंदर एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन आ गया। अब आप ऐसा तो प्रोटीन नहीं बनाएंगे ना जिसके अंदर कुछ कोडिंग पार्ट है, कुछ नॉन कोडिंग पार्ट है, तो ऐसे तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा ना। आपको प्योरली कोडिंग पार्ट चाहिए जो आपका फुल्ली प्रोसेस्ड आरएनए है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी ज़रूरत पड़ती है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जो ये आपका बेकार का पार्ट है जो कि इंट्रॉन्स पार्ट है, इन्हें आप निकाल के हटा दें और जो सिर्फ कोडिंग पार्ट है उसे आप जोड़ दें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और इसके अंदर हमारी 3 प्रोसेस आ जाती हैं, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। उसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे जो हमारा आरएनए बनता है वो हमारा है एचएनआरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है। उसके बाद हमारा बनता है एमआरएनए जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए, फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स को कैरी करता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जो कि डीएनए ने उसे दी है और उसे जाके अब इसी से ही हमारा प्रोटीन बनना है। अब एचएनआरएनए को अगर मैं इसको डीकोड करूँ, इस वर्ड को डीकोड करूँ, तो इसका मतलब है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये नाम इसका कैसे पड़ा? हेट्रोजीनियस का मतलब है कि इसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब कोडिंग, नॉन कोडिंग पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है इसलिए न्यूक्लियर। ठीक है, अब इसकी प्रोसेसिंग होकर हमारा एमआरएनए बन जाता है। तो देखते हैं उस प्रोसेसिंग में एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या उसके अंदर और प्रोसेसेस होती हैं। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए के अंदर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। उसके बाद हमारा एचएनआरएनए फॉर्म होगा, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए फॉर्म होगा। और इस हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए के अंदर सबसे पहली प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग का मतलब है, पहली बात मैं बता दूं, कैपिंग हमारी 5' एंड पर होती है, हमेशा याद रखना।
फाइव डैश एंड पर होती है और इसके अंदर एक जो न्यूक्लियोटाइड है, स्पेशल न्यूक्लियोटाइड वो हमारा लगता है, जिसका नाम है 7-मिथाइल-गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट 7 mg की कैप लग जाती है इस फाइव डैश एंड पर। और इसके अंदर जो हमारा एंजाइम काम करता है उसका नाम है गुएनाइल ट्रांसफरेज, जो कि इस कैप को लगाने में मदद करता है। अब बेसिकली ये यहाँ पे लग गई 7 mg की कैप। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ कि इसकी रिप्रेजेंटेशन, इस कैप की रिप्रेजेंटेशन आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखी है। तो वो कैसी दे रखी है, देखिए आपकी एनसीईआरटी के अंदर ऐसी कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। और इसके अंदर जो हमारा एम है ये डिनोट करता है मिथाइल को, ये जी डिनोट करता है ग्वेनोसिन को, और ये 3 P डिनोट करते हैं ट्राइफॉस्फेट को। तो आप अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 110 को ओपन करके भी देख सकते हैं, जहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है यूकैरियोट्स के अंदर दे रखी है। तो उसमें डायग्राम में भी आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हमने कैपिंग कर दी 5 डैश एंड पर। उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस है, उसके बाद है हमारी टेलिंग। टेलिंग के अंदर हमें क्या करना है, पहली बात टेलिंग हमारी हमेशा कहाँ होगी, 3 डैश एंड पर होगी। 3 डैश एंड पर होगी। और टेलिंग का एक दूसरा नाम भी है, जिसे हम बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम पॉली एडिनाइलेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एडिशन होता है 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट्स का 3 डैश एंड पर। ठीक है, और यहाँ पे ये टेम्पलेट आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में लगे रहते हैं। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में लगने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ए लगे रहते हैं। इन्हें कोई भी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती, किसी को देख के लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ए लगे रहते हैं। तो ये प्रोसेस होगी कहाँ पर, टेलिंग हमारी 3 डैश एंड पर होगी। बेसिकली ये कैपिंग और टेलिंग क्या है, एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी स्प्लाइसिंग होगी, जो कि थर्ड स्टेप है। स्प्लाइसिंग जो होगी, इसके अंदर हमारा क्या होगा, स्प्लाइसिंग के अंदर आपने कैपिंग कर दी, आगे 5 डैश एंड सिक्योर कर दिया, 3 डैश एंड आपने सिक्योर कर दिया। उसके बाद आपको स्प्लाइसिंग करनी है, मतलब जो हमारा आरएनए है उसके अंदर से आपको जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसे बाहर निकालना है, मतलब कि एक्सिजन ऑफ द इंट्रॉन्स स्प्लाइसिंग के अंदर आपको करना है। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसके अंदर जो हमारा एक आरएनए वर्क करता है उसका नाम है एसएनआरएनए। और याद रखिएगा, जब आरएनए खुद एक एंजाइम की तरह काम करने लगे तब उसे राइबोजाइम बोलते हैं। और राइबो एंडोन्यूक्लियस मतलब कि ये अंदर कट लगाएगा। ठीक है, अब यही स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जब प्रोटीन के साथ मिल जाएगा तो ये हमारा एसएनआरएनपी बना लेगा, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन बना लेगा, जो कि ये हमारा 5 डैश एंड 3 डैश एंड ऑफ इंट्रॉन्स पे ये अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे कैप लगी हुई है ये हमारा 5 डैश एंड है, और ये हमारा 3 डैश एंड है, जहाँ पे हमारा एडिनाइलेट ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा ये जो एसएनआरएनपी है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये एक यहाँ पे कुछ अदर प्रोटीन्स भी आ जाएंगे, और ये जो बॉडी बनेगी इसे हम बोलेंगे स्प्लाइसिसोम, जहाँ पे स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगी। अब ये प्रोटीन्स क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, और मूव करने के बाद ये हमारे एंट्रॉन्स, जो कि नॉन कोडिंग पार्ट है, जो कि फंक्शनल पार्ट नहीं है, उसे ये बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एक आरएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है जो कि लाइगेशन मतलब जोड़ देता है हमारे एक्सोन पार्ट को। जैसे ही एक्सोन पार्ट जुड़े उसके बाद हमारा एमआरएनए बन के तैयार हो जाता है, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब आप इस एमआरएनए के अंदर एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो कैप और ये जो टेल है वो इस एमआरएनए के अंदर, फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए के अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखी। इसके बाद हमारा क्या है कि इसी चीज़ को मैं आपको एक एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है, जो थर्ड पैराग्राफ है, पेज नंबर 111, आप थर्ड पैराग्राफ खोल सकते हैं। उसके अंदर क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कह रखी हैं जो कि आपको सुननी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रखा है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगनिंग टू बी अंडरस्टूड। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है वो एंशियंट फीचर हो सकता है जीनोम का। क्यों यहाँ पे ऐसी बात क्यों बोली गई है, ये एनसीईआरटी की मैंने लाइन को डिकोड करा है। मतलब क्या है इस चीज़ का कि ये जो स्प्लिट जीन्स हैं ये प्रेजेंट थी आर्के बैक्टीरिया के अंदर। आपको पता है कि आर्के बैक्टीरिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया हैं। ठीक है, उनके अंदर ये प्रेजेंट थी, फिर कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट हुई, और ये दोबारा से यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट हो गई। ठीक है, अब जब ये डीएनए के अंदर ये स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट हैं तो फिर उसके बाद आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज़ द रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी का मैं आपको मतलब बता दूं कि पुराने
पुराने टाइम की जो याद दिलाता है उसे हम बोलते हैं रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। तो जो आपका HNRNA है उसके अंदर जो इंट्रॉन्स आ रहे हैं वो आपको पुराने समय की याद दिला रहे हैं, पुराने समय की वो आपको याद दिला रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो आपके आर्के बैक्टीरियाज थे उनके अंदर भी ये इंट्रॉन्स बनते थे। हो सकता है इन इंट्रॉन्स का उस समय पे कुछ काम हो, बट अब इन इंट्रॉन्स का यूकैरियोट्स के अंदर कोई काम नहीं है, ये फंक्शनल नहीं है, इसलिए इन्हें काट कर निकाल दिया जाता है। इसी के बाद ठीक है आगे एनसीईआरटी बोलती है एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। तो जो हमारी स्प्लाइसिंग प्रोसेस है वो आरएनए वर्ल्ड को डोमिनेंस को शो करती है। आपने इस प्रोसेस के अंदर एक चीज़ देखी होगी क्या, कि यहाँ पर इस पूरी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस के अंदर जो रिएक्टेंट है वो HNRNA है। उसके बाद स्प्लाइसिंग प्रोसेस जो हो रही है वहाँ पर हमारा एक एंजाइम की तरह यूज़ हो रहा है SNRNA, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आपका फाइनल बनता है वो भी आपका mRNA है, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं हर जगह RNA 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 ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डोमिनेंस है एक RNA का। तो यही एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड। ये कुछ 2-3 लाइनें थी एनसीईआरटी की जो मैंने भी पहली बार पढ़ी थी एनसीईआरटी, तो मुझे भी समझ नहीं आई थी, ठीक है। बट अब मुझे समझ में आ गई है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ थी जो कि डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड को हमारा शो करती है। अब यहाँ पर यही चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी हैं, ये हमारे पुराने याद दिलाता है, मतलब स्प्लाइसिंग आर के बैक्टीरिया में भी होती थी, तो इसलिए ये चीज़ें थी, आप इससे भी एक बार रीड कर सकते हैं। अब आरएनए जो हमारा लास्ट में बना जो कि HNRNA है, जो कि mRNA है, सॉरी, जो mRNA मैसेंजर आरएनए है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा शॉर्ट होता है। इन विवो जीन जो कि सेल के अंदर जीन प्रेजेंट है उससे हमारा छोटा होता है। अब ये चीज़ तो आप भी बता देंगे कि क्यों छोटा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी स्प्लाइसिंग हो चुकी है, उससे इंट्रॉन्स जो कि नॉन कोडिंग नॉन फंक्शनल पार्ट है वो कट के बाहर निकल गया है, इसलिए वो छोटा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।